हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एएनएस डिजिटल गुरु चैनल पर। तो आइए आज हम लोग आधुनिक इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है वो टॉपिक देख लेते हैं। यानी भारत में जो यूरोपीय कंपनियां थीं, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस तरह की जो कंपनियां थीं यूरोप से भारत में जिनका आगमन हुआ था, उनके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहला कुछ देख लेते हैं प्रस्तावना उसकी। ठीक है, तो प्रस्तावना में है सन 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया जीत लेने के कारण यूरोप के साथ भारत का व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया था। एक यूरोप में मतलब साम्राज्य था जिसका नाम था बैजेंटाइन, उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया को तुर्कों ने जीत लिया था। ठीक है, जिसके कारण यूरोप से और भारत का व्यापारिक मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था। अब यूरोप के लोगों को पूर्व का माल मिलना दुर्लभ हो गया था। यानी जो भारत से कच्चे मसाले और कपड़े जाते थे वो उन्हें मिलना दुर्लभ हो गया था। पूर्व के मसाले और कपड़े यूरोप के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र थे, क्योंकि यहाँ से इन्हें सस्ते साधन में मिल जाते थे। अतः यूरोपीय व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए नवीन जलमार्ग की खोज करने का निश्चय किया। इस प्रकार जो व्यापारी थे, यूरोपीय व्यापारी थे, उन्होंने नए नए जलमार्ग को खोजने का काम चालू कर दिया। इस प्रकार तुर्क सत्ता के अभ्युदय ने यूरोपियों को एक महान साहसिक कार्य करने की प्रेरणा दी। यानी जो तुर्कों की जो सत्ता थी, जो उभरी आगे आके, जिन्होंने कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण करके उसे जीत लिया था, उनके कारण यूरोपियों को एक महान साहसिक कार्य करने का मौका मिला, जिससे कि उन्होंने नवीन जलमार्गों की खोज कर दी और भी विज्ञान में उन्होंने तरक्की की। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार तुर्क साम्राज्य के उत्थान के साथ 15वीं शताब्दी में व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का अधिकार हो गया। पूर्वी व्यापार अवरुद्ध हो गया। यानी जो व्यापारिक मार्ग थे 15वीं शताब्दी तक, उन पे लगभग तुर्कों का अधिकार हो गया था, जिसके कारण पूर्वी व्यापार जो है वो अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि भारत से और यूरोप से व्यापार करने के लिए स्थल मार्ग से, जो कि वो तुर्की भाग में पड़ता था, जिसके कारण वो व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया था। प्राचीन मार्गों के बंद हो जाने से नए मार्गों की खोज को भारी महत्ता प्राप्त हुई, क्योंकि जो प्राचीन मार्ग थे वो बंद हो चुके थे। तो इसीलिए जो नए नए मार्ग मिले उन पे काफ़ी उनकी महत्ता हुई, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो व्यापार किया जाता था। 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में यूरोप के पुनर्जागरण ने वाणिज्यवाद या समुद्री व्यापार को प्रोत्साहित किया। इस समय के आविष्कारों, मुख्य रूप से दिग्दर्शक यंत्र की सहायता से, इटली, स्पेन तथा पुर्तगाल के व्यापारियों ने नए समुद्री मार्गों की खोज की। एक तरह का यंत्र है जो, जिससे वहाँ के व्यापारी थे जो, उन्होंने इटली, स्पेन और पुर्तगाल के जो अन्य व्यापारी थे, उन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे जाके अलग अलग जगहों की खोज की जहाँ से व्यापार संभव हो सके। और ये भारत में भी आए थे, जैसे कि भारत तथा एशिया से सीधा संपर्क व्यापार संभव हो सका, इसके कारण, इनकी खोजों के कारण। तो आगे देखते हैं हम लोग पुर्तगाल व्यापारियों का भारत में आगमन। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा पुर्तगालियों की सफलता के कारण, तीसरा पुर्तगाल शासन का प्रभाव, और चौथा टॉपिक होगा डच का आगमन। यानी अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे केवल 4 टॉपिक। तो पहला है हमारा पुर्तगाली व्यापारियों का भारत में आगमन। 1488 ईस्वी में अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी किनारे केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। वहां से वास्को डी गामा 1497 ईस्वी में मालिंदी तक तथा 1498 ईस्वी में एक अरब व्यापारी की सहायता से कालीकट पहुंच गया। जो वास्को डी गामा था, भारत में मतलब समुद्री जलमार्ग से सबसे पहले आने वाला व्यक्ति था यूरोप से, जो है वास्को डी गामा, जो 1457 ईस्वी में, अरे 97 ईस्वी में भारत आया था कालीकट पे। जब उससे उसके आने का उद्देश्य पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि वह भारत में ईसाई धर्म के प्रचार तथा गर्म मसालों के व्यापार के लिए आया है। यानी उससे पूछा गया तो उसने बोला वो ईसाई धर्म के प्रचार तथा गर्म मसालों के व्यापार के लिए भारत में आया है। इस प्रकार 1498 में इस नए समुद्री मार्ग की खोज हुई। ठीक है, जिसका श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। तो 1498 ईस्वी में बहुत लोग कहते हैं कि भारत को खोजा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत पहले से ही था। भारत के लिए
समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, जिससे कि यूरोप से व्यापार संभव हो सके। वास्को डी गामा की सफलता से उत्साहित होकर पुर्तगाल ने कैब्राल को 13 जहाज़ों के एक अन्य बेड़े के साथ अगले ही वर्ष भारत भेजा। कैब्राल 1500 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। यानी जो कैब्राल था वो 1500 ईस्वी में कालीकट पहुंच गया 13 जहाज़ों के साथ। कूटनीति में कैब्राल वास्को डी गामा की बराबरी न कर सका और शीघ्र ही कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन के साथ उसका मनमुटाव हो गया। जो कालीकट के शासक थे जिनका नाम था जमोरिन, उनके साथ उसका मनमुटाव हो गया, यानी उससे उनकी बात अच्छे से नहीं बनी। जिस तरह वास्को डी गामा ने मैनेज कर लिया था उस तरह उनसे बात नहीं हुई, जिसके कारण उनसे जो मनमुटाव हो गया। इस आंशिक असफलता के कारण कैब्राल के स्थान पर वास्को डी गामा को एक बार फिर भारत भेजा गया। 1502 में जब वह भारत आया तब तक पुर्तगालियों ने यह महसूस कर लिया था कि भारतीय व्यापार में उनका हित तभी सुरक्षित हो सकता है जब अरब व्यापारियों को भारतीय व्यापारियों से निकाला जा सके। 1504 में पुर्तगाल से अल्मोडा को विधिवत रूप में वायसराय नियुक्त करके भेजा गया। अल्मोडा ने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने की दिशा में विशेष योगदान दिया, परंतु भारत में पुर्तगाल के व्यापार को आगे बढ़ाने तथा अस्थायी रूप से फैक्ट्रियों को स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 से लेकर 1555 को प्राप्त हुआ। 1510 में उसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। यानी 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। 1511 ईस्वी में पूर्व एशिया में मलक्का पर अधिकार कर लिया और 1512 में बीजापुर राज्य से बानसेरिया का किला जीत लिया, बानासेरिया का। और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में व्यापारिक अड्डे आरमुज पर अधिकार कर लिया। कहाँ पे? आरमुज। अफ्रीका में सुक्रोवा तथा लंका में कोलंबो पर भी अधिकार कर लिया उसने। उसके बाद गुजरात के दिए पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। अल्बुकर्क ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया तथा वहाँ वाणिज्यिक गतिविधियों को तेज कर दिया, यानी बिजनेस को वहाँ पे बहुत ही तेज कर दिया। पुर्तगालियों की असफलता के जो कारण देख लेते हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से पुर्तगाली असफलता का मुख्य कारण समुद्र पर उनका नियंत्रण कमज़ोर होना, जो कि उनका समुद्र पे नियंत्रण था, यानी जो समुद्री मार्गों पे नियंत्रण था वो काफ़ी कमज़ोर था, जिसके कारण पुर्तगाली जो है असफल रहे भारत में व्यापार करने के लिए। लेकिन इसके साथ कुछ और कारण भी थे जिन्होंने मिलकर पुर्तगाली पतन को स्वयं भावी बना दिया। वास्को डी गामा तथा अल्बुकर्क के जैसे दूरदर्शी एवं कूटनीतिज्ञ व्यक्तित्व का अभाव उनके उत्तराधिकारियों में साफ दिखाई दे रहा था। यानी वास्को डी गामा और अल्बुकर्क जैसे कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी व्यक्तित्व उनके पास और नहीं थे, जिसके कारण उनका जो है कि व्यापार सफल नहीं रहा। पुर्तगाली के बाद समय में व्यापार तथा शासन के प्रति उदासीन हो गए। धन बटोरने के लालच में पुर्तगाली व्यापारियों और प्रशासकों को प्रशासन तथा न्याय के प्रति उदासीन बना दिया गया। भारतीयों में पुर्तगालियों के प्रति घृणा भी उनके पतन का एक कारण सिद्ध हुई। अधिक धन का लालच, क्रूरता की नीति तथा प्रशासन के प्रति उदासीनता ने उनकी शक्ति को सीमित कर दिया, जिसके मतलब पुर्तगाली जो थे वो अधिक धन के लालच में आ गए और भारतीयों पर क्रूरता से व्यवहार करने लगे वो, जिसके कारण उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा ढीली पड़ गई, जिसके कारण वो भारत में व्यापार करने में असफल रह गए। एक और भी ये मतलब कारण हो सकता है। पुर्तगाली शासन का प्रभाव, टॉपिक जो है पुर्तगाली शासन का प्रभाव। यद्यपि पुर्तगाली भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहे, फिर भी उनके शासन ने आधुनिक भारतीय इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ी। पुर्तगालियों ने अन्य यूरोपीय शक्तियों को भारत में प्रवेश करने का मार्ग दिखाया। पुर्तगाली भारत में युद्ध की एक नई तकनीक लेकर आए थे। उनके द्वारा बंदूकों के इस्तेमाल ने भारतीय शासकों को भी इस दिशा में पहल करने के लिए उत्साहित किया। नए व्यापारिक मार्ग खुलने से भारतीय उत्पाद अब अफ्रीका तथा ब्राज़ील तक पहुंचने लगा। व्यापारिक मार्ग को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित रखने में पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण योगदान था।
क्योंकि इन्होंने मरीन फोर्सेस बनाई थी, यानी मरीन फोर्सेस का गठन किया था सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में आकर के, जिससे कि समुद्री लुटेरों से व्यापारिक जो जहाज़ें थीं उनको सुरक्षित किया जा सके। नई भौगोलिक खोजों में दिलचस्पी रखने के कारण पुर्तगालियों ने मानव ज्ञान को बढ़ावा दिया। कुछ सामाजिक कुरीतियों को भी समाप्त करने के लिए पुर्तगालियों ने पहल की। पुर्तगालियों द्वारा बड़े पैमाने पर भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करने से सती जैसी सामाजिक बुराइयों को कम करने में थोड़ी मदद मिली थी। ऐतिहासिक एवं भौगोलिक साहित्यों की रचना पुर्तगालियों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यानी जो पुर्तगाली थे उन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था भारत में, जिसके कारण जो जिनके पति नहीं थे, जो जिन्हें सती बना दिया जाता था, यानी उनके पति के साथ उन्हें जला दिया जाता था, उन विधवाओं से उन्होंने शादी करके समाज में कुरीतियों को भी कम किया था। तो अब अगला टॉपिक है हमारा डचों का आगमन। तो 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिस्बन का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। व्यापार की इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने के लिए नीति अपनाई। डच व्यापारियों को यह लगने लगा कि जब तक पुर्तगालियों के समुद्री शक्ति एवं आधिपत्य को समाप्त नहीं किया जाएगा, भारत द्वारा गर्म मसाले की आपूर्ति संभव नहीं है। यानी भारत पे पहले से ही पुर्तगालियों का कब्जा था, इसीलिए जो डच थे वो यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगालियों की समुद्री शक्ति एवं आधिपत्य को समाप्त करना चाहते थे, जिससे कारण उनको गर्म मसाले मिल सके भारत से। डच पर्यटक लिंस कुटिन नहीं है। डच पर्यटक लिंस कुटिन पुर्तगालियों के संपर्क में रह चुका था तथा उसे भारत के व्यापार की पर्याप्त जानकारी थी। उसने योजना बनाई जिसके अनुसार सन 1595 में हाउटमन एक व्यापारिक बेड़ा लेकर इंडोनेशिया के बैटम क्षेत्र में पहुंचा। यहाँ पुर्तगालियों के द्वारा व्यापार तो किया जा रहा था, लेकिन सैनिक दृष्टि से वे मजबूत नहीं थे। जल्द ही डचों ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। 1602 में बानीवेल्ट ने कई छोटी कंपनियों को मिलाकर एक यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यानी 1602 में बोनीवेल्ट ने यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, जिसे डच शासन द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी जो डच था, यहाँ जिसे प्रेजेंट टाइम में हॉलैंड कहा जाता है, वहाँ से उन्हें व्यापार करने का भी अधिकार मिल गया था। जल्द ही डचों ने केवल मलक्का तथा इंडोनेशिया बल्कि भारत के पुलिकट पर भी अपना कब्जा जमा लिया। 1636 में डच व्यापारियों ने मालाबार तथा सिलोन के काली मिर्च तथा इलायची के व्यापार पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों के व्यापारिक अड्डों पर आक्रमण कर दिया। 1661 में डचों द्वारा पुर्तगाली व्यापारियों से मालाबार छीन लिया गया। शीघ्र ही गोवा, दमन एवं दीव छोड़कर पुर्तगालियों के अधीन से सभी भाग डचों के अधिकार में चले गए। यानी 1661 आते आते पुर्तगालियों के लगभग सारे जो अधिकार में लिए हुए जो क्षेत्र थे वो धीरे धीरे डचों के अधिकार में जाने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। और टॉपिक जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हमें समझने में आसानी नहीं होगी, यानी परेशानी होगी हमें समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।